नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांत लहाने, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे। आज हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी लेंगे। आमतौर पर हमें लगता है ट्रांसप्लांट मतलब कोई प्रकार की सर्जरी होगी, परंतु बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई भी सर्जरी का रोल नहीं है। कौन से पेशेंट को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं? जो भी पेशेंट जिसको बोन मैरो की बीमारी जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर हो तो हम उसको एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब हेल्दी डोनर के स्टेम सेल्स हम बोन मैरो की बीमारी वाले पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके लिए हमें मुख्य तौर पर एक डोनर मतलब दाता की जरूरत पड़ती है। एक डोनर के रूप में हमें ब्लड ग्रुप मैचिंग की जरूरत नहीं बल्कि HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन के मैचिंग की जरूरत रहती है। पेशेंट को अपने फैमिली में मतलब रिश्तेदारों में, भाई बहनों में HLA मैचिंग मिलने की आशंका 25% रहती है, क्योंकि हमारे आधे जीन्स माँ की ओर से और आधे जीन्स पिताजी की ओर से आते हैं। अगर वो पूर्ण तरह से मैच हो तो हम उसको मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अगर हमें हमारे रिश्तेदारों में पूर्ण मतलब कंप्लीट मैच अगर मिल नहीं रहा है और हाफ मैच अगर मिल रहा है तो हम उसको हैप्लो आइडेंटिकल डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अगर हमारे रिश्तेदारों में हमें हाफ या कंप्लीट मैच नहीं मिल रहा है तो हम डोनर रजिस्ट्री से कंप्लीट मैच ढूंढ सकते हैं। उसको हम मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। जब हमें डोनर की उपलब्धि है तो हम पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 3 से 6 महीने का अवधि बताते हैं, परंतु सच में पेशेंट को इतने दिन एडमिट रहना पड़ता है तो नहीं। आमतौर से एडमिशन का कालावधि 14 से 21 दिन का रहता है, परंतु उसके बाद 100 दिन तक पेशेंट की रोग प्रतिकार क्षमता कम रहती है। उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है और जो हमने डोनर के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट किए हैं उसकी वजह से पेशेंट के शरीर के ऊपर घात मतलब GVHD ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज होने की आशंका रहती है। इसीलिए हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट का कालावधि 3 से 6 महीने का कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एक्चुअल प्रक्रिया क्या होती है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो शुरू के 6 से 7 दिन हम उसको कीमोथेरेपी देते हैं और 8वें दिन जो डोनर से हमने स्टेम सेल्स कलेक्ट किए हैं वो हम उसे वेन से दे देते हैं, जैसे कि हम एक आम तौर पे जैसा हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वैसा हम दे देते हैं। उसके बाद जो डोनर के स्टेम सेल्स है वह पेशेंट के बोन मैरो में जाके स्थिर हो जाती है और अपना काम करने के लिए चालू कर देती है। आमतौर पे इसको 14 से 21 दिन का अवधि लगता है। इन 14 से 21 दिनों में पेशेंट की रोग प्रतिकार क्षमता बहुत ही कम रहती है। उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है। इसके लिए हम उसको एक हेपा फिल्टर रूम मतलब जो स्टराइल रूम में है उसे हम एडमिट रखते हैं। उसकी केयर लेने के लिए हमारे पास एक ट्रेंड स्टाफ वहाँ रहते हैं। जब पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट से गुजर रहा रहता है तो हमें उसकी विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। अब हम जानेंगे कि ट्रांसप्लांट में क्या क्या देखना पड़ता है। पहले की कंडीशनिंग रेजिमेंट हम जो शुरू के 5 से 6 दिनों में जो भी कीमोथेरेपी देते हैं उसको हम कीमोथेरेपी के बजाय कंडीशनिंग रेजिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशनिंग रेजिमेंट है वो पेशेंट की जो बची कुची बीमारी है उसको निकालने का कोशिश करती है और बोन मैरो में पेशेंट डोनर के जो स्टेम सेल्स हम देने वाले हैं उसके लिए जगह बनाती है और वो पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट करे, इसीलिए वो उसको तैयार करती है। उसी वजह से हम उसको कंडीशनिंग रेजिमेंट कहते हैं। दूसरी बात, जब पेशेंट 14 से 21 दिन एडमिट रहता है तब उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो पेशेंट और हमारे स्टाफ वो ना हो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयर लेते हैं। तीसरी बात, हमने जो डोनर के स्टेम सेल्स पेशेंट में दिए हैं उसकी वजह से पेशेंट के शरीर पे कुछ घात हो सकता है। उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। उसका मतलब जैसे कि पेशेंट के शरीर पे रैश आना, लीवर पे सूजन आना, बहुत ही ज़्यादा लूज मोशंस होना, ये अगर होगा तो उसके लिए तुरंत हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना मतलब ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है। अभी आप पूछोगे कि
पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसे जो भी वो डिस्चार्ज के बाद उसको जो घर पे रहेगा वो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में उसे रहना पड़ता है और उसे जो जीवीएचडी से बचने के लिए कुछ इम्यूनोसप्रेसिव टैबलेट्स लेनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि ये दवाइयाँ उनको जीवन भर लेनी पड़ती है, तो नहीं, ये 6 महीने के बाद ये इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ आमतौर पे बंद हो जाती है। तो आज हमने जाना कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसके दौरान हमें क्या क्या केयर लेनी पड़ती है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या केयर लेनी चाहिए आपको। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।